क्या हुआ? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसका? चलिए, आज की जो क्लास स्टार्ट होनी है वो किसको लेकर होनी है? आपके ह्यूमन ब्रेन को लेकर। क्या पढ़ना है आज? इंसानी दिमाग पढ़ना है, ह्यूमन ब्रेन पढ़ना है। इंसान के पास ही दिमाग होता है, सबके पास होता है? बताओ, इंसान के पास ही दिमाग होता है, सबके पास होता है? सबके पास दिमाग होता है, दिमाग सबके पास होता है। और आज उसी दिमाग के बारे में पढ़ना है ना? आज उसी दिमाग के बारे में पढ़ना है। कौन सा सिस्टम पढ़ना है बॉडी में? नर्वस सिस्टम पढ़ना है। बॉडी में सिस्टम कौन सा पढ़ना है आपका? नर्वस सिस्टम, है ना? बॉडी में सिस्टम कौन सा? नर्वस सिस्टम पढ़ना है आपको। पढ़ना कैसा है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना है। सिस्टम कौन सा है आपका? ह्यूमन ब्रेन। चैप्टर कैसा है आपका? बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है किसके बारे में? ह्यूमन ब्रेन के बारे में। दिमाग, किसका दिमाग? इंसानों का दिमाग। छोटे छोटे लोगों का दिमाग नहीं। किसका दिमाग? जानवरों का दिमाग नहीं। पढ़ना किसके बारे में है? इंसानों के दिमाग के बारे में। चलिए अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे समझते हैं चैप्टर को, बहुत अच्छे तरीके से, आसान भाषा में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, किसी को समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। आसान भाषा का इस्तेमाल करके कोशिश करना है जितना से ज्यादा से अच्छा आपको समझा सकें। रियल लाइफ एग्जाम्पल होंगे, आपको चीजें 100% समझ में आएंगी ही आएंगी। ठीक है? क्या है दिमाग? कह रहे शरीर का वह अंग जो सोचने में, समझने में और सूचनाओं को आदान प्रदान करता है उसे ही तंत्रिका तंत्र कहते हैं। नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? नर्वस सिस्टम क्या होता है? शरीर का वह हिस्सा, शरीर का कैसा? शरीर का वह अंग जो हमें किस लिए मदद करता है? सोचने में, समझने में, सोचने में, समझने में और इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो काम करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे ही नर्वस सिस्टम कहते हैं। पूरा एक सिस्टम काम करता है, कोई एक पार्ट नहीं होता, इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसलिए सभी पार्ट मिलकर क्या काम करते हैं? एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? केवल नर्वस सिस्टम कहते हैं। हिंदी में उसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। शरीर का वह अंग हमारा, अच्छा, सोचने समझने का काम कौन करता है? दिमाग। यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे किसके बारे में? दिमाग के बारे में। सोचने समझने के लिए वही काम करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए किसका काम होता है? दिमाग का। न्यूरॉन, इसी को तंत्रिका को हम इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं। यही क्या होते हैं? न्यूरॉन होते हैं। का मुख्य भाग होता है मस्तिष्क। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है आपका? मस्तिष्क होता है, यानी कि ब्रेन होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ब्रेन होता है। और इसका देखिए, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कितने भागों में चलता है? 2 भागों। एक आपका क्या होता है? ब्रेन, एक आपका ब्रेन, और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। यानी कि हमारे पास कितने दिमाग होते हैं? 2। हमारे पास कितने दिमाग होते हैं? 2 दिमाग होते हैं। हमारे पास दिमाग कितने हैं? 2 दिमाग है। एक मेन दिमाग होता है जिसको हम यहाँ वाला ब्रेन कहते हैं, और एक दूसरा दिमाग होता है उसको यहाँ वाला ब्रेन कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ही क्या होता है हमारे पास? सेकेंडरी ब्रेन होता है। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है? हमारे पास सेकेंडरी ब्रेन होता है। ये दिमाग तो होता है लेकिन ये काम थोड़ा कम करता है, फंक्शन इसके थोड़े अलग होते हैं। ठीक है? चलिए, हम इंसान के बारे में, क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है इंसानों का दिमाग पढ़ना है, तो इंसानों के पास पढ़ते हैं। हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो दिमाग है, इसका वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। 1350 ग्राम से लेकर कितने ग्राम तक होता है? ये 1400 ग्राम तक होता है। ठीक है? हमारे जो दिमाग बना होता है वो बेसिकली बना किसका होता है? न्यूरॉन से। हमारा दिमाग बना होता है किस चीज का? न्यूरॉन से। लाखों करोड़ों न्यूरॉन पाए जाते हैं, यानी कि दिमाग की बेसिक फंडामेंटल यूनिट किसकी होती है? न्यूरॉन की। इसलिए दिमाग की बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या होती है आपकी? न्यूरॉन होती है। दिमाग की जो साइंस होती है, जिस विज्ञान में हम दिमाग का अध्ययन करते हैं उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं, और जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। दिमाग का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? न्यूरोलॉजी। दिमाग का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? न्यूरोलॉजी कहलाता है।
और जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यह अच्छा क्या करता है न्यूरॉन? यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने में, इंफॉर्मेशन की एक्सचेंज करने में न्यूरॉन का काम क्या होता है? इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने में, तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, भूख लगने में, प्यास लगने में, ठीक है, इन पर क्या करता है? ये कंट्रोल रखता है। आपको भूख लगेगी, कौन बताता है? दिमाग। प्यास लग रही है, कौन बताता है? दिमाग। बॉडी में कुछ भी हरकत हो रही होती है, कौन बताता है? दिमाग। ठीक है, और सब कुछ हमारी बॉडी किससे कंट्रोल होती है? दिमाग से। जिस प्रकार से एक कंप्यूटर में पूरा उसका जो ब्रेन कहा जाता है उसको सीपीयू कहा जाता है, तो बॉडी का जो सीपीयू होता है वो कौन होता है? दिमाग। बॉडी का जो सीपीयू होता है उसको हम लोग दिमाग कहते हैं। हमारा जो मस्तिष्क होता है, यानी कि मस्तिष्क, यहाँ पे हम ब्रेन की बात नहीं कर रहे, मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। गर्दन से ऊपर वाले हिस्से को मस्तिष्क कहते हैं। आप उसको आसान सी भाषा में खोपड़ी के नाम से भी जानते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? खोपड़ी। ठीक है, ये जो दिमाग को सुरक्षा देने के लिए, दिमाग ऐसे ही नहीं इधर उधर घूमता रहे, भगवान ने इसको सुरक्षा देने के लिए एक हड्डियों का एक ढांचा तैयार किया है जिसको क्रेनियम कहा जाता है। यानी कि दिमाग किसके अंदर होता है? क्रेनियम के अंदर। दिमाग को ढक के रखने वाली हड्डी कौन सी होती है? क्रेनियम। हमारे सर में स्कल जिसे कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम नामक हड्डियों से ही वो सुरक्षित रहता है। अगर जो दिमाग होता है वो सुरक्षित किसकी वजह से रहता है? हमारा क्रेनियम नामक हड्डी से। जो क्रेनियम होता है दिमाग की, अच्छा क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखिएगा क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं। क्रेनियम में कितनी हड्डियां होती है? वो 8 हड्डियां होती हैं, और ये इमूवेबल होती हैं। मूवेबल नहीं होती है, जो ढच पर इधर उधर करेंगे वो कैसी होती है? इमूवेबल होती है, मूव नहीं करती है। लेकिन कितनी हड्डियों से मिलकर हमारा क्रेनियम बना होता है? 8 हड्डियों से मिलकर हमारा क्रेनियम बना होता है। क्रेनियम के अंदर हमारे बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो किसी न किसी थैली में है, तो क्रेनियम के अंदर एक लेयर है, थिन लेयर है, वो किसकी है? मेनिंजाइटिस की है। किसकी है वो? मेनिंजाइटिस की है। ब्रेन को सुरक्षा, यानी कि हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? ब्रेन। तो सबसे पहले बाल हैं, उसके बाद स्किन है, स्किन के बाद क्रेनियम है, क्रेनियम के बाद मेनिंजाइट है। क्रेनियम के बाद जब हम सर पे चोट लगती है तो वो चोट कहां तक पहुंच जाती है? मेनिंजाइट तक पहुंच जाती है। और जब सर की चोट को मेनिंजाइटिस कहते हैं, जब चोट वहां तक पहुंच जाए उसी को क्या कहते हैं हम लोग? मेनिंजाइटिस कहते हैं। और ये मेनिंजाइटिस कितनी लेयर की होती है? 3 लेयर की होती है। 3 लेयर की झिल्ली से, यानी कि मेम्ब्रेन से ये ढका होता है। मेनिंजाइट कितने लेयर का होता है? 3 लेयर का होता है। ये ढका होता है जो मस्तिष्क को सुरक्षा देता है। जो किसको सुरक्षा देने का काम करता है? मस्तिष्क। यानी कि दिमाग को सुरक्षा देने का काम किस किस का हो गया? पहले बाल हो गया, फिर स्किन हो गया, उसके बाद क्रेनियम हो गया, क्रेनियम के बाद मेनिंजाइट हो गया, उसकी भी कितनी लेयर? 3 लेयर। बाल हो गया, स्किन हो गया, क्रेनियम हो गया, क्रेनियम के बाद मेनिंजाइट हो गया, मेनिंजाइट की भी कितनी लेयर? 3 लेयरों से किसको सुरक्षा मिलती है? हमारे ब्रेन को सुरक्षा मिलती है। अब समझ आइए कि बॉडी के कितने इंपॉर्टेंट वो पार्ट है। और देखते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क एक दिन में लगभग 70 से 80 हजार विचार को जन्म लेता है। आप सुबह से लेकर शाम तक सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, हर हमेशा आपका दिमाग काम कर रहा होता है। तो कितने विचारों को जन्म देता है हमारा दिमाग? 70 से लेकर 80 हजार विचारों को वो जन्म देता है। आप किसी महिला मित्र के बारे में सोच रहे हैं, कोई पुरुष मित्र के बारे में सोच रहे हैं, अमीर बनने के बारे में सोच रहे हैं, गरीब बनने के बारे में सोच रहे हैं, जो मर्जी आप सोच रहे हैं, टोटल काउंटिंग ऑन एन एवरेज कितनी होती है? 70 हजार से लेकर 80 हजार तक वो जन्म लेते हैं, जिसमें 90% जो विचार होते हैं वो आपके नेगेटिव होते हैं। बेटा आप जो भी सोच रहे होते हैं 90% क्या सोच रहे होते हैं? नेगेटिव। क्या मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा? नेगेटिव है। मैंने अगर उसको कुछ कहा तो क्या वो रिप्लाई अच्छा से देगी? क्या है? नेगेटिव है। जाएंगे टीचर सुनेंगे, हम नहीं सुना पाएंगे, नेगेटिव है। क्या मैं अमीर बन पाऊंगा? आपके जो भी विचार आते हैं उसके ऊपर क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। 90% विचार कैसे होते हैं? आपके नेगेटिव होते हैं। दिन भर जो आप सोचते हैं, कितना सोचते हैं? कितनी काउंटिंग? 70 से लेकर 80 हजार काउंटिंग में आप सोचते हैं, विचारों को सोचते हैं कि आप दिन में ऐसा होता है, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सबसे बड़ा मस्तिष्क, ठीक है, वेल का होता है। सबसे बड़ा धरती पर जो सबसे बड़ा जीव है, धरती पर सबसे बड़ा जीव इस वेल है, तो मस्तिष्क भी सबसे बड़ा वेल का ही होता है। कितने किलो का होता है? तो लगभग उसका 8 किलो का दिमाग होता है।
लगभग उसका दिमाग कितने किलो का होता है? 8 किलो का उसका दिमाग होता है। और इंसान का दिमाग कितना होता है? मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम 1400 ग्राम तक का दिमाग होता है, 1.25 किलो के समथिंग का होता है। ठीक है। और जो सबसे छोटा दिमाग होता है वो रैंगवॉर्म का होता है। अर्थवॉर्म, रैंगवॉर्म, यानी कि जो रेंगने वाले जो वॉर्म होते हैं उन्हीं का क्या होता है? सबसे छोटा दिमाग होता है। सबसे छोटा दिमाग और सबसे बड़ा दिमाग, जो धरती पर सबसे बड़ा जीव है व्हेल, उसी का सबसे बड़ा दिमाग, और सबसे छोटा दिमाग रैंगवॉर्म का, ये सबसे छोटा दिमाग होता है। देखिए, अब यही है न्यूरॉन। हमारे ब्रेन जिससे बना होता है, ब्रेन में लाखों करोड़ों क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन। और ये वही पिक्चर है न्यूरॉन का, ये वही पिक्चर है किसका? न्यूरॉन का। ये न्यूरॉन के आपके पार्ट है, अलग अलग हिस्से क्या काम करते हैं, कैसा है, नहीं है, ये आप अभी देख लीजिए। बाकी इन सभी भागों को चैप्टर में आगे में बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। न्यूरॉन के हर एक हिस्से को अच्छे तरीके से आप समझोगे कि क्या होता है। सबसे देखिए, ये टेल होती है इसकी, है ना, आपकी ये टेल होती है, ये इसका बीच वाला भाग, ये वाले इसके ये इस तरीके से देखिए। सबसे पहले क्या बनाना है? टेल बनाना है। उसके बाद 2 पार्ट ऐसे बनाने हैं जिसमें डॉटेड दिखेगा आपको। उसके बाद एक खाली वाला बनाना है, फिर 2 डॉटेड बनाना है, और आगे ये आपका क्या है? ये आपका कोई भी सेल होता है, ये न्यूरॉन सेल है। क्या है ये? न्यूरॉन सेल है। तो सेल में बहुत सारे, जब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, ईआर होता है, एसईआर होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें भी वही सारी चीजें होती हैं जिसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है आपका? सेंट, है ना, न्यूक्लियस है, केंद्रक है ना। साइटोप्लाज्म के बारे में आपने पढ़ा होगा, कोशिका द्रव्य, यानी कि जिसमें कोशिका जीव द्रव्य भरा होता है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के बारे में आपने देखा होगा, है ना। श्वान कोशिका आपके बारे में देखी होगी। तंत्रिका एक्सॉन के बारे में ये आप पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एक्सॉन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका? एक्सॉन। इसके बारे में हम चीजों को चैप्टर में आगे डिस्कस करते रहेंगे, कैसा है, नहीं है। ये ऐसा होता है इंसान का दिमाग। ये है आपका इंसान का दिमाग कि कितने, यानी कि इसी शेप का होता है। इंसान का दिमाग लगभग इसी तरीके का होता है। और ये कितने ग्राम का होगा? लगभग ये 1400 ग्राम तक का होगा, है ना। लगभग कितने ग्राम का होगा? ये 1400 ग्राम का होगा। और दिखने में कुछ इस तरीके का आपका दिमाग होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो आपका बिना नाम का है। अब आपको ये दिखेगा कि ये होता है आपके दिमाग के सारे पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं? आपके दिमाग को बेसिकली 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। आगे का हिस्सा, बीच का हिस्सा और पीछे का हिस्सा। फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। कितने हिस्सों में बांट दिया जाता है इसको? 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक, कितने हिस्सों का है ये? फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये वाला हिस्सा क्या क्या कहलाता है हमारा? फ्रंट ब्रेन। आगे का हिस्सा फ्रंट ब्रेन, उसके बाद बीच वाला हिस्सा मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला हिस्सा हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है। फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है। इन सभी जितने भी नाम है, इन्हीं सभी को हमें इस चैप्टर में डिस्क्राइब करके पढ़ना है कि किन ब्रेन के किस भाग का क्या काम होता है। ये सबसे बेहतरीन टेबल मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है। आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। देखिए, आपका क्या है? ये ब्रेन है आपके, ये बेसिकली क्या है? ये आपका ब्रेन है। और ब्रेन में आप देखोगे अग्र मस्तिष्क, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? ये अग्र मस्तिष्क। आगे वाले को क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। बीच वाले को हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, और सबसे पीछे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? पश्चिम मस्तिष्क। सबसे आगे वाले को फ्रंट ब्रेन, है ना, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब आगे वाले जो ब्रेन है, आगे वाले जो ब्रेन है, इसके कितने हिस्से? 3 हिस्से। सबसे पहला है आपका सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फ्रंट ब्रेन के 3 हिस्से कौन कौन से? सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आपका फ्रंट ब्रेन क्लियर। सेकेंडरी में ब्रेन में चलते हैं, हम चलते हैं कार्पोरा। हम चलते हैं दूसरे, यानी कि इसका पहला पार्ट क्या है? कार्पोरा। सेकंड है इसका क्वाड्रीजेमिना, क्वाड्रीजेमिना। और तीसरा है इसका सेरिबेलम पेंट्रिकल। इसका तीसरा यानी कि कार्पोरा, क्वाड्रीजेमिया और सेरिबेलम पेंट्रिकल। उसके बाद चलते हैं हम लोग इसके पश्चिम मस्तिष्क में। इसका होता है एक सेरिबेलम और होता है मेडुला ऑब्लांगाटा।
ठीक है, इसके कितने हिस्से होते हैं? मेडुला ऑब्लंगाटा। इन सभी हिस्सों को अभी तो केवल एक रफली डायग्राम है, ये केवल आपको एक ब्रेन को समझने के लिए एक शॉर्ट डायग्राम बना रखा है, लेकिन इनको और अच्छे तरीके से आपको आगे के जो स्लाइड्स वगैरह हमने बना रखी है उनमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से इन सभी भागों के काम, सभी हिस्सों के आपको डायग्राम आपको अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या होगा इसका? फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हमारा ब्रेन के कितने हिस्से? फ्रंट 3 हिस्से, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फ्रंट ब्रेन के कितने हिस्से? 3 हिस्से, सेरिबेलम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन के कितने? मिड ब्रेन के भी 3 हिस्से। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है इसका? कार्पोरा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है इसका? कार्पोरा। सेकंड होता है इसका क्वाड्रीजेमिना, सेकंड पार्ट इसका क्वाड्रीजेमिना। और तीसरा होता है सेरिबेलम पेंड्रिकल, सेरिबेलम, सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रल पेंड्रिकल। और उसके बाद आता है ये सेरिबेलम। अच्छा, तीन में डिफरेंस याद रखिएगा। सबसे पहले वाले में होते, देखिए ये 3 नाम आपको काफी कंफ्यूज करेंगे। देखिए फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में तीनों में फर्क है। इसमें है सेरिब्रम, इसमें है सेरिब्रल और इसमें है सेरिबेलम। याद रखिएगा, सेरिब्रम, सेरिब्रल और ये सेरिबेलम। ठीक है, सेरिब्रम, सेरिब्रल और ये सेरिबेलम। यही 3 नाम आपको ध्यान रखने, बाकी चीजें वो होती चलेंगी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे कैसा होता है। ये हमारा कैसा हिस्सा है? फ्रंट ब्रेन का। ये वाला कैसा हिस्सा है हमारा? मिड ब्रेन का। और ये बैक वाला कैसा है हमारा? बैक ब्रेन का। चलिए देखते हैं अब ब्रेन के बारे में और भी चीजें देखते हैं। ब्रेन में सिग्नल कैसे जाते हैं, किस प्रकार से ब्रेन में हिट करती हैं चीजें। अच्छा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की कुल मात्रा हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज होता है, हमारी बॉडी में जितना ग्लूकोज होता है और जितना ही ऑक्सीजन होता है, उसका 20% हमारा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। उसका 20% हमारा ब्रेन कंज्यूम कर लेता है। 20% टोटली कौन कंज्यूम कर लेता है? ब्रेन कंज्यूम कर। बॉडी में जितना भी क्या होता है, जितना भी ग्लूकोज है और जितना ही ऑक्सीजन है, दोनों को प्लस करने के बाद बॉडी में कितना परसेंट कंज्यूम कर, ब्रेन कितना परसेंट कंज्यूम करता है? उसका 80% कंज्यूम कर लेता है। हमारे मस्तिष्क में सबसे प्रचुर मात्रा, यानी कि सबसे ज्यादा मात्रा में सोडियम पाया जाता है। ब्रेन में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है आपका? सोडियम। और सोडियम किससे मिलता है हमें? नमक से। यानी कि अगर आप नमक खाते रहते हैं तो आपका ब्रेन सही तरीके से काम करता है, लेकिन अगर आपने नमक छोड़ दिया तो बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाएगी और आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है ब्रेन में? सोडियम। सोडियम का खनिज पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क तंत्रिका कोशिका, यानी कि जो मानव का जो मस्तिष्क होता है, जो न्यूरॉन टिश्यू होते हैं, जो न्यूरॉन सेल होते हैं, यानी कि इंसान का ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन सेल का बना होता है। दिमाग किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। इसलिए उसको क्या, उसके लिए यानी कि उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या कहलाती है आपकी? न्यूरोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजी। हमारा ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन के यानी कि दिमाग के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, और दिमाग की स्टडी करना न्यूरोलॉजी। तंत्रिका, इसी तंत्रिका को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। यही तंत्रिका हमारे लिए क्या है? न्यूरॉन है। यही तंत्रिका हमारे लिए न्यूरॉन है। ध्यान, तंत्रिका कोशिका में पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है बेटा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा हमेशा। पुनः निर्माण का मतलब होता है कि जब कोई सेल टूट जाता है तो नए सेल उसमें बनाते हैं। सेंट्रोसोम उसका नया सेल बनाता है। हमने सेल में पढ़ा था कि सेंट्रोसोम का काम होता है नए सेल को बनाना, लेकिन न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। तो दिमाग में जो चोट लग जाती है, यानी कि वहां की चोट कभी ठीक होगी ही नहीं। दिमाग में चोट लगती है वो कभी ठीक नहीं होती है। वजह, दिमाग में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है, सेल डिवीजन होता ही नहीं है, जिसकी वजह से नए सेल वहां नहीं बनते, और बनते भी हो तो बहुत धीमी गति से बनते हैं। तो न्यूरॉन सेल में पुनः निर्माण यानी कि दोबारा बनने की निर्माण की प्रक्रिया क्षमता सबसे कम होती है। सबसे तेज होती है लीवर और सबसे कम होती है ब्रेन। सबसे तेज लीवर। अगर आपके लीवर में कोई लीवर डैमेज हो जाए तो सबसे जल्दी रिकवर होता है। बॉडी में अगर कोई चोट लग जाए, सबसे जल्दी चोट कहां रिकवर होगी? लीवर में। और रिकवर होगी ही नहीं, ना के बराबर कहां? ब्रेन में।
ठीक है, इसलिए पूरी बॉडी में क्या होते हैं, पूरी बॉडी में कैंसर होता है, लेकिन ब्रेन में ट्यूमर होता है। पूरी बॉडी में क्या होगा कि ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ब्रेन में क्या होता है, ट्यूमर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन सेल जो होती है वो सबसे लंबी सेल होती है। न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी में सबसे लंबी सेल पाई जाती है। ठीक है, और जन्म के बाद इनमें सेल डिवीजन नहीं होता। एक बार ब्रेन में जितना बन गया उतना ही ब्रेन रहेगा, उसके बाद उसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम ही नहीं पाया जाता। सेल डिवीजन ना होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, इसमें सेंट्रोसोम ही नहीं होता, और सेंट्रोसोम होगा ही नहीं तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा। चोट लगने के बाद दिमाग आपका ठीक नहीं हो सकता। अगर दिमाग में चोट लग जाए, आपके चोट अगर कोई किसी ने सर पे आपके मारा है, अगर वो चोट आपके दिमाग तक पहुंच गई है तो वो ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि आपके ब्रेन में क्या नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होता। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है, यानी कि इसी न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ब्रेन पढ़ रहे हैं तो न्यूरॉन पढ़ रहा है। न्यूरॉन मानव शरीर की एक ऐसी कोशिका है, एक ऐसा सेल है जो संदेश लेकर जाती है, इंफॉर्मेशन लेकर जाती है। हमारे मस्तिष्क की कुल न्यूरॉन कोशिका की संख्या 100 बिलियन है। कितनी है, 100 बिलियन। 1 मिलियन का मतलब, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख होता है, ये बिलियन में है। आप समझ जाओगे हमारे ब्रेन में कितने लाखों करोड़ों अरबों सेल हैं, किसके, न्यूरॉन के। 100 बिलियन ऑफ न्यूरॉन टिश्यू इन आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे ब्रेन में कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं, 100 बिलियन, मिलियन भी नहीं, बिलियन। ठीक है, अच्छा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इरेगुलर होता है, फिक्स नहीं होता कि न्यूरॉन इसी टाइप के होते हैं। न्यूरॉन जो होते हैं इनका साइज, ये गोले का साइज है, ये आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्राइंगल है, इनका साइज तो फिक्स है, लेकिन न्यूरॉन का साइज फिक्स नहीं होता। ठीक है, अच्छा न्यूरॉन का आकार कैसा होता है, इरेगुलर होता है, किसी भी शेप का वो हो सकता है। न्यूरॉन में कोशिका यानी कि सेल मेम्ब्रेन उपस्थित होता है। न्यूरॉन में सेल मेम्ब्रेन होता है, याद रखिएगा न्यूरॉन में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूरॉन के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। न्यूरॉन्स में डीएनए, राइबोसोम, देखिए न्यूरॉन्स में क्या क्या होता है, डीएनए, न्यूरॉन्स में डीएनए, राइबोसोम। अच्छा, अंत प्रद्रव्य जालिका को कोशिका, झिल्ली और केंद्रक पाई जाती है, यानी कि इनमें क्या क्या पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है ना, कोशिका यानी कि कोशिका मेम्ब्रेन है, और इसमें क्या पाया जाता है, आपका न्यूक्लियस पाया जाता है। यानी कि आप एक चीज बस अलग कर सकते हो, इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा। क्या इसके पास अपना दिमाग होता है, तो उसके पास न्यूक्लियस होता है, और कोशिका का दिमाग ही क्या कहलाता है, उसका न्यूक्लियस होता है, और हमारे न्यूरॉन में यानी कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और देखते हैं न्यूरॉन तंत्रिका प्रणाली की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन जो होता है किसी भी यानी कि हमारे दिमाग को परफॉर्म कराने के लिए सबसे बेसिक यूनिट क्या है, हमारी न्यूरॉन है। तंत्रिका तंतु यानी कि तंत्रिका न्यूरॉन नस को साइनेप्स कहते हैं, यानी कि तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन को क्या, नब्स को क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। सिनेप्स के अंतिम, अच्छा ये देखिए, ये जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, ये रहा आपका, ये देखिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ये रहा अंतिम छोर को। ठीक है, यही चीज क्या थी हमारी, तो इसी चीज के बारे में वहां पे, यही क्या है, हमारा न्यूरॉन है, इसी चीज को वहां पे हम डिफाइन कर रहे थे कि हमारे पास क्या है। देखिए, अच्छा उसके बाद ये देखिए, एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन, अच्छा देखिए कैसे इंफॉर्मेशन एक दूसरे पे जाती है। ठीक है, देखिए क्या होता है, अंतिम छोर पर एक गोल संरचना होती है जिसे एक्सॉन कहते हैं। अंतिम छोर पर एक क्या पाई जाती है, एक संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में आवेश संरचना के लिए, अर्थात तंत्रिका में आवेश संरचना यानी कि इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए, आप इसको यहां लेकर आते हैं, देखें ये
देखो बेटा, इसी को क्या कहा जाता है? देखो इसी हिस्से को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। यही सारे क्या हैं? हमारे एक्सॉन हैं। ठीक है, यहां से इंफॉर्मेशन यहां जाने में, यहां से इंफॉर्मेशन यहां जाने में, यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में किसकी जरूरत पड़ती है? सोडियम की। किसकी जरूरत पड़ती है हमें? तो वही है, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन के संचरण यानी कि उनको ट्रांसमिशन के लिए अर्थात तंत्रिका में आवेश संचरण के लिए हमें सोडियम की आवश्यकता होती है। और न्यूरॉन तंत्र की इकाई को हम लोग न्यूरॉन के यानी कि न्यूरॉन जो तंत्र होते हैं, जो एक पूरा सिस्टम बना होता है, उसी को क्या कहते हैं? हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। चलिए और देखते हैं क्या है इसमें। ये आपका इसका पिक्चर बन जाती है इसकी। चलिए अब यहाँ से हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया कि हमारा ब्रेन किसका बना होता है? न्यूरॉन का। न्यूरॉन के कितने क्या भाग होते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होती है, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में कैसे जाता है ट्रांसमिशन डेटा, सोडियम की मदद से जाता है, क्या होता है नहीं होता है, वहां तक तो ठीक था। अब हमें पढ़ना है अपने मेन ब्रेन को। मेन ब्रेन के कितने हिस्से पढ़ रहे थे हम लोग? 3 हिस्से। कौन कौन से? फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, फ्रंट ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास फ्रंट ब्रेन को ही क्या कहते हैं। अच्छा, फ्रंट ब्रेन को पढ़ते हैं आगे। क्या होता है? यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। एक दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? फ्रंट ब्रेन। ठीक है, और फ्रंट ब्रेन में भी कौन सा? सेरिब्रम। याद रखिए, फ्रंट ब्रेन में भी कौन सा? सेरिब्रम। यह मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है। इसे प्राक मस्तिष्क भी कहते हैं, यानी कि इसको फ्रंट मस्तिष्क भी कहते हैं। यह सबसे बड़ा और विकसित भाग होता है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। फ्रंट ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम। फ्रंट ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। कुल मस्तिष्क का 66%, यानी कि आपका दिमाग जितना बड़ा है ना, उसका 66% भाग कौन होता है? आपका सेरिब्रम है। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या है? स्मृति। आप जो चीजें याद करते हो जिंदगी भर, जिसको याद किया है वो सारा कहां स्टोर हो रखा है? सेरिब्रम में। जितनी भी चीज आप याद कर रहे हो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके दिमाग में जा रहा है, कहां जा रहा है? आपके सेरिब्रम में। ठीक है, आप जिसको भूल नहीं पा रहे वो कहां से डिलीट नहीं हो रहा? सेरिब्रम में। जिसको याद करने की कोशिश करो, याद नहीं आ रहा, कहां है वो? सेरिब्रम में। ठीक है, जिसको याद करो कहां है वो? यानी कि हमारे फोन का जैसे स्टोरेज होता है, मेमोरी कार्ड होता है, हमारे पास भी दिमाग में क्या है? एक स्टोरेज है। वो क्या है आपका? सेरिब्रम। कितना परसेंट हिस्सा? 66% हिस्सा। ठीक है, 60। अच्छा, बुद्धि मत, यानी कि जितना जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उतना ज्यादा वो अच्छी तरीके से सोच सकेगा, इच्छा शक्ति को नियंत्रित करेगा। जिसका सेरिब्रम अच्छा होगा, पिज्जा खाने का मन कर रहा है वो नहीं खाएगा, पता है कि वो खराब चीजों से बनता है, इच्छा शक्ति को कंट्रोल कर लिया। उस पर किसका कंट्रोल था? सेरिब्रम पे उसका क्या था? कंट्रोल था। लेकिन जो अपनी इच्छा शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी कि उसका सेरिब्रम पे कंट्रोल। जो चीज आप याद करो आपको याद ही नहीं हो रही है, यानी कि आपका कंट्रोल किसके ऊपर नहीं है? सेरिब्रम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसी को आईक्यू कहते हैं। आईक्यू तेज होता है किसका? जिसका सेरिब्रम मजबूत होता है। जिसका सेरिब्रम पावरफुल होगा उसी का क्या होगा? आईक्यू तेज होगा। और आईक्यू को मापा जाता है कार्टेक्स में। किसका आईक्यू कितना है, इसको मापने की यूनिट होती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? कार्टेक्स कहते हैं। किसका आईक्यू कितना तेज है, किसका आईक्यू कितना कम है, इसको मापने के लिए किस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? कार्टेक्स का। किसका इस्तेमाल? कार्टेक्स का इस्तेमाल करते हैं। कितने भाग होते हैं भैया इसके? 4 भाग होते हैं। यानी कि अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको थोड़ा सा और अपग्रेड पढ़ा रहा हूं, आपको आपकी क्लास के हिसाब से अब इसको और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। वरना अगर हमारे पास जिस प्रकार का डायग्राम था, मेरे को क्या पढ़ाना था? मैंने सेरिब्रम पढ़ा दिया। इसका क्या काम होता है? यही कितने परसेंट भाग होता है भैया? 66% भाग होता है। सारी चीजें स्टोर करने की जिम्मेदारी इसी की। जिसका आईक्यू तेज होगा उसका ये परसेंटेज ज्यादा होगा। 66% भाग होता है। कितना इस्तेमाल करते हैं वो डिपेंड करता है उसने कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी, कितना उस पर सेरिब्रम पे कंट्रोल है। अगर पढ़ाना होता तो मैं इसका सिरा कितना चलाता? थैलेमस पे। लेकिन हम इसके कितना पार्ट पढ़ रहे हैं अब इसी के 4 पार्ट पढ़ रहे हैं। हम इसी के 4 पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए ये रहा। इसको किसको 4 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं?
सेरिब्रम को, ठीक है। अच्छा, इसी का काम होता है सोचना, इसी का काम, इसका पहला भाग क्या होता है, इसका क्या है, फ्रंटल लूब। इसका काम क्या होता है, फ्रंटल लूब का क्या काम होता है, इसी का काम होता है कल्पना करना, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढना, ठीक है, और क्या करना, उसको सुलझाना, है ना, फैसला लेना, संकल्प शक्ति को बढ़ाना, और संरचनात्मक यानी कि नई नई चीजों को बढ़ाना, इसमें व्यक्तिगत विकास करना अपना, बुद्धिमत्ता का प्रदान करना, यानी कि जब आप जीके जीएस पढ़ते हो, जब आप कितना जल्दी आपका रिएक्शन दे रहे हो, वो कौन होता है आपका, यही आपका क्या है, फ्रंटल लूब। फ्रंटल लूब इसका क्या है, फर्स्ट, यानी कि आप क्या देख रहे हो, आप इसको अगर देखोगे सही तरीके से तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला, यानी कि फ्रंट ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आपके पास है, अगर ये हिस्सा अगर आपके पास, ये वाला हिस्सा अगर आपके कंट्रोल में है, तो आपके पास क्या क्या कंट्रोल हो जाएंगे, आपको कल्पना करना, आप किसी चीज की इमेजिनेशन अच्छी कर सकते हो, ठीक है, किसी भी समस्या को सुलझा आसानी से सकते हो, कोई भी फैसले आप अच्छे तरीके से ले सकते हो, कोई संकल्प शक्ति को आप बढ़ा सकते हो कि आपने संकल्प, जैसे कि आप डेली अपना रूटीन बनाते हो कि आज मेरे को सुबह से शाम तक केवल पढ़ना ही पढ़ना है, पता चला रूटीन फॉलो नहीं होता, किस पे कंट्रोल नहीं है आपका, सेरिब्रम पे आपका कंट्रोल नहीं है, और सेरिब्रम के कौन से हिस्से पर कंट्रोल नहीं है, फ्रंटल लूब पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अक्सर कंट्रोल नहीं होता इसका किसी पे, ये केवल मैं ही नहीं, आप ही नहीं, बहुत से लोगों का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और जिसने कंट्रोल कर लिया वही जिंदगी में सक्सेस पाता है, एग्जाम में वही अच्छे नंबर पाता है, और जिंदगी में सक्सेस वही पाता है, क्योंकि वो कैसा होता है, हर चीज में परफेक्ट बनता चलता है, ठीक है, अपने बुद्धि। अच्छा, और देखते हैं क्या है, उसके बाद क्या है, पेरिट्रियल लूब, इसका काम होता है तर्क शक्ति की गणना करना, यानी कि आपको अगर मैं रीजनिंग दी जाऊं, अगर मैं रीजनिंग दिया जाए आपको, आप जब रीजनिंग को कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, तर्क शक्ति का मतलब होता है रीजनिंग, रीजनिंग को आप कितने जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, वही काम, वो भी काम किसका होता है, आपका फ्रंट ब्रेन का, है ना। तीसरा क्या है आपका, क्या है ये बताओ, हाँ, ऑक्सीपिटल लूब, इसका काम होता है हास्य संबंधी अंग को नियंत्रित करना, हृदय क्या है, अच्छा, और दिशा बदलना, कि आप कब हंस रहे हो, कब रो रहे हो, इसका देखो क्या है, हास्य संवेदी, यानी कि अंग को नियंत्रित करना, और दूरी करना, और दिशा को बतलाता है कि आप किस दिशा, यानी कि आपके आंखों के, यानी कि आपको पहले तो हंसने रोने पे कंट्रोल करेगा, और आपके चलने फिरने पर कंट्रोल करेगा, ये आप डायरेक्शन को बता रहे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, पता चला आप सीधे, जब आप सीधे चल रहे होते हो, आपको पता ही नहीं इधर मुड़ना है, कैसे पता, किसी दिमाग किसी को पता है, हाँ, अच्छा, है ना। अच्छा, चौथा भाग क्या है इसका, बताओ, टेम्पोरल लूब, इसका काम होता है श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, अंगों को नियंत्रित करना, कान कितना सुन रहे हैं और कितना वो पिक कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग पिक कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग पिक नहीं कर रहे होंगे, यही क्या होगा, उसका खत्म होगा, सुन के निकाल के ना अनसुना कर देना, सुन के अनसुना कर देना, यही उसने बढ़िया तरीके से इस पे उसने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है ना, सपनों का निर्माण करना इसी का काम होता है, आपके महंगे महंगे सपने यही बनाता है, आपके महंगे महंगे सपने कौन डिजाइन करता है, टेम्पोरल लूब, अच्छा, अच्छा, इसमें हिपोकैम्पस पाया जाता है, अच्छा, क्या होता है, जो मानसिक की हार्ड डिस्क कहते हैं, जो चित्रों और सपनों का संग्रह रखता है, इसको क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क कहते हैं, दिमाग की हार्ड डिस्क कौन होती है, ये है ना, यही दिमाग की हार्ड डिस्क कौन होती है, यही होती है, आपने कोई सपना देखा, अरे मैं आईएएस बन गया, उसने एक इमेजिनेशन बना ली, पिक्चर बना ली अपने पास, और उसको अपने पास स्टोर करके रख लिया, जैसे कि आप किसी महिला मित्र के साथ है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में क्या बना ली, एक पिक्चर बना ली है, जैसे कि आप अभी एआई से, को पायलट से, जेमिनी से अलग अलग तरीके से इमेजिनेशन बना लेते हो, वो भी स्टोर करके रखता है, उसी प्रकार से आपका दिमाग भी चीजों को स्टोर करके रखता है, इमेजिनेशन, मैं राजा बन गया, मैं अंबानी बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, सब इमेजिनेशन को क्या कंट्रोल कर रखता है, आपका टेम्पोरल लूब,
सबसे खतरनाक यही होता है, क्योंकि ये स्टोर करके रख लेता है, ये डिलीट नहीं करता, ये स्टोर करके रख लेता है, और वही चीज हमें फिर परेशान करती है। आप किसी के साथ हो, आप किसी के साथ हो, जब तक साथ होंगे तब तक आपके उनके साथ मेमोरीज बनती रहेंगी, और ये मेमोरी यही, और वो कहाँ स्टोर करके रख रहा है अपने पास, उसी हार्ड डिस्क में कंट्रोल करके रख रहा है। जब वो आपके साथ नहीं है तब वो आपको बार बार याद दिलाएगा, अरे तेरे साथ थी, तेरे साथ थी, और उसके चक्कर में आप क्या रहोगे, परेशान। क्यों? अगर ये हार्ड डिस्क से डिलीट कर दे तो काम खत्म, गए सो गए। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट के, थैलेमस की। थैलेमस या ठंड, गर्मी, दर्द का आभास कराता है। अच्छा, ये सब चीज आपको दिख रहा होगा। ठंडी कहां से लगती है आपको, बाहर से। गर्मी कहां से लगती है आपको, बाहर से। दर्द का एहसास कहां से होता है आपको, बाहर से। अर्थात ये उसका क्या कराता है, आभास कराता है। आओ किसी को एक घूसा दूं, उसको दर्द होगा, तो बाहर से उसको दर्द मिला ना, उसको दर्द कहां से मिला, बाहर से। अर्थात बाहरी वातावरण का वो ज्ञान कराता है, कौन, थैलेमस। बाहरी वातावरण का ज्ञान कराने की जिम्मेदारी किसकी, थैलेमस की। अच्छा ये किसमें, इसमें पिनियल ग्रंथि यानी कि पिनियल ग्लैंड्स पाया जाता है। इसमें कौन सा, अच्छा ये थैलेमस के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, याद रखिएगा, पिनियल ग्लैंड्स पाया जाता है। पिनियल ग्लैंड्स पाया जाता है, ग्रंथि होते हैं, यहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक ग्लैंड पाया जाता है जहां से रिलीज होते हैं आपके हार्मोन। यह शरीर के 3 संवेदी अंगों, किस किस को, त्वचा को, नाक को और जीभ को नियंत्रित करता है। ये कैसे करता है, आपको नियंत्रित करता है, किस किस को, ये आपका पिनियल ग्लैंड जो होता है ये किस किस को कंट्रोल करके रखता है, त्वचा को। ये कहता है कि हमें अच्छा, यानी कि अच्छा स्पर्श कराओ, अच्छी अच्छी सुगंध दो, और खाने को अच्छा अच्छा दो। कौन कहता है, आपका थैलेमस। जब ये रिलीज करता है तो आपको अच्छा, जब भूख लगती है तो वो ये नहीं देखता कि वो क्या है, क्या है नहीं है। शरीर कहता है अच्छा अच्छा हमें स्पर्श कराओ, महिलाओं मित्र से एकदम टचिंग में रहें, क्या है वो होगा आपका, किसको दिखाएगा वो आपका, क्या एक्टिव है, थैलेमस। नाक से अच्छी सुगंध, जैसे कि बदबू आ रही है, लेकिन वो कहता नहीं नहीं ऐसी नहीं, सेंट वाली चाहिए। जीभ कहता अच्छा अच्छा खिलाओ, टेस्ट दो बढ़िया बढ़िया सा, उसको एसिड बेस और सॉल्ट खिलाओ, वो भी अच्छा वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है आपका हाइपोथैलेमस। दिमाग को पूरा डिस्टर्ब करने का काम किसका, यही है हाइपोथैलेमस। अच्छा इसके पास कौन सी ग्रंथि होती है, तो पीयूष ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। इसके पास कौन सा ग्लैंड होता है, पीयूष ग्लैंड होता है ना। इसके पास ग्लैंड जो होता है वो पीयूष ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के समीप पाया जाता है, लड़कों ध्यान से पढ़ लो, ये उसके पास होता तो नहीं है लेकिन उसके समीप ही पाया जाता है, पीयूष ग्लैंड के समीप ही यह पाया जाता है। और यह जो होता है स्रावी ग्रंथि से होने वाले स्राव यानी कि बहाव को नियंत्रित करता है, यानी कि कंट्रोल करता है किसको, जो ये वाला, ये पीनियल ग्लैंड जो था, इससे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं इसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का, ठीक है। हाइपोथैलेमस को ताप नियंत्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। आपके बॉडी को टेम्परेचर, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको को नियंत्रित कहा जाता है, यह मास्टर ग्लैंड को भी नियंत्रित करता है। हमारी बॉडी में एक और ग्लैंड ग्रंथि, जब चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब ग्लैंड नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें पढ़ाना पड़ेगा कौन कौन से ग्लैंड होते हैं। और ये मास्टर ग्लैंड को भी क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, को कंट्रोल करता है। इससे शरीर का थर्मामीटर भी कहते हैं। जैसे ही थर्मामीटर बढ़ेगा क्या क्या काम करेगा उसके बारे में देखते हैं। यह शरीर के अंदर का रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, भूख प्यास, प्रेम, गुस्सा, नींद आदि को नियंत्रित करता है। यानी कि आपको क्या हो रही है, भूख प्यास लग रही है, कौन बता रहा है, अंदर से चीजें बता रहा है, हाइपोथैलेमस। अंदर से बुखार लग गया, हाइपोथैलेमस। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपोथैलेमस। आपको प्रेम हो रहा है किसी से, हाइपोथैलेमस। आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, हाइपोथैलेमस। आपको नींद आ गई, हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं होगा तब ये सारी चीजें आपके साथ होगी ही नहीं, ठीक है। आपको नींद नहीं आ रही है, आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं हो रहा। आपको गुस्सा नहीं आ रहा, हाइपोथैलेमस एक्टिव नहीं हो रहा, खराब हो गया है। आपको किसी से प्यार ही नहीं हो रहा, हाइपोथैलेमस आपका गया, अब आपका कुछ नहीं हो सकता,
ठीक है, शरीर के अंदर का तापमान बढ़ता है तो यह पसीना निकालने लगता है। जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा तो बॉडी को टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए बॉडी से पसीना निकालना शुरू कर देगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। आपके सारे इमोशन यहीं पे होते हैं। गुस्सा आ रहा है, इमोशन है। खुशी हो रही है, इमोशन है। प्यार हो रहा है, इमोशन है। नफरत हो गई, इमोशन है। रो रहे हो, इमोशन है। आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, इमोशन है। भूख लग रही है, इमोशन है। इसलिए क्या कहा जाता है इसको? हमें इमोशन सेंटर भी कहा जाता है। आपका हाइपोथैलेमस जो एक्टिव हो जाता है, वो अगर ये आपका हाइपोथैलेमस है तो केवल 7 सेकंड के अंदर आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। केवल और केवल कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। अगर आप लहसुन और प्याज खाते हो तो ये एक्टिव हो जाता है 3 सेकंड में। ये एक्टिव हो जाता है 3 सेकंड में। अगर आपने किसी को 7 सेकंड तक कंटिन्यूसली देख लिया तो या तो आपको वो गुस्सा आने लगेगा, या तो आपको उससे प्यार होने लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, आपके बॉडी से पसीने छूट जाएंगे, कुछ ना कुछ आपके बॉडी में हरकत हो जाएगी। अगर आपका अच्छा देखिए, अगर आपके बॉडी में हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, अगर देखिए मान लीजिए ये ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, इसमें एक छोटा सा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। अगर इसने अपने आप को एक्टिव कर लिया तो पूरा ब्रेन किसी काम का नहीं। अगर आपको किसी से प्रेम हो गया भाई, आपका दिमाग कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ प्रेम ही करेगा। आपका दिमाग कुछ नहीं कहेगा, ना उसको ठंड लग रही है, ना बुखार लग रहा है, ना कुछ हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, केवल कहां दिमाग लगा लिया उसने प्रेम में। तो कुछ भी होगा, अगर आपका अच्छा पसीना निकल रहा है, गर्मी लग रही है, पसीना, तो पढ़ लोगे। जब आप पसीने में होंगे तो आप पढ़ नहीं सकते। ठंड लग रही होगी तो पढ़ लोगे, तब भी नहीं पढ़ सकते। बुखार लग रहा होगा, पढ़ लोगे। भूख लग रही होगी, पढ़ लोगे। एक्टिव कौन है? रो रहे हो, अंदर से रो रहे हो ना, दुख हो रहा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव है। और हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिव होगा पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करके रखता है। और ऋषि मुनि लोग इसी हाइपोथैलेमस पे अपना कंट्रोल पा लेते हैं, तो अपने सारे इमोशंस पे उसको कंट्रोल हो जाता है। और जब इमोशंस पे कंट्रोल हो जाता है तो उसको पता नहीं सामने से प्रेमिका जा रही है, मल्लिका जा रही है, हुस्न की परी जा रही है, परा जा रहा है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका हाइपोथैलेमस पे क्या है? पूरा कंट्रोल है। इसीलिए तुम देखते होंगे जो ऋषि मुनि होते हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, लेकिन इसी चीज को धर्म से जब अलग अलग तरीके से जोड़ के देख लिया था कि ये भगवान ऐसे थे, इनकी उत्पत्ति ऐसे हुई, इनकी उत्पत्ति ऐसे, उस तरीके से। लेकिन विज्ञान कहता है इन पे हाइपोथैलेमस एक्टिव करने की जो पावर होती है ज्यादा होती है, इस वजह से लहसुन प्याज को नहीं खाना चाहिए। किसी दिन अगर मीट मछली अगर आप खा लेते हो, नॉनवेज खाते हो, इसमें भर के एकदम प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर मीट और मछली में अक्सर प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है। उसको खाने के बाद एकदम चगर बगर करते हो बढ़िया तरीके से, एनर्जेटिक हो जाते हो, एकदम आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होने के लिए पूरा तैयार है। बस कोई दिख जाए, अरे वाह बहुत बढ़िया लग रही है देखने में, मजा आ गया देख के आज तो कोई भी बच्चा मीट मछली खाकर नहीं आएगा। क्या एक्टिव हो रहा रहेगा आपका? और आपका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, फिर या तो आपके महिला मित्र के पास लगा रहेगा या फिर आपके पुरुष मित्रों के पास लगा रहेगा, पढ़ाई में तो नहीं लगेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मध्य। अच्छा, फ्रंट ब्रेन क्लियर? फ्रंट ब्रेन के कितने हिस्से? फ्रंट ब्रेन के 3 हिस्से। कौन कौन सा? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अंदर की चीजों को देख रहा है हाइपोथैलेमस, बाहर की चीजों को देख रहा है। अगर आपको पीछे से घूसा दिया, अंदर से पेट दर्द हो रहा है, बुखार लग गया है ना, ठंड लग रही है, हाँ अच्छा, आपको कोई अच्छा फील करा रहा है, बताओ अच्छा फील करा रहा है, थैलेमस बाहर से फील कराएगा ना, अंदर घुस के भूत थोड़ी ना है, भूत थोड़ी ना है जो अंदर घुस के फील कराएगा। कहां से फील करा रहा है? बाहर से, है ना। गुस्सा हो गए आप, हाइपोथैलेमस, है ना। किसी से प्यार हो गया, हाइपोथैलेमस, है ना। कोई आपको थपथपा रहा है, कोई आपको घूसा मार रहा है। अच्छा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस का फर्क क्या है? बाहर से अगर आ जाओ, अगर मान लो आपको कोई प्यार से ऐसे सहला रहा है और कोई एकदम कुत्ते की तरह ऐसे सहला रहा है, कौन बताने वाला? कौन सा दिमाग का कौन सा हिस्सा? थैलेमस। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपने कौन से? मिड ब्रेन की, हमारे बीच के दिमाग की। बीच का दिमाग क्या है? यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग
सबसे बड़ा भाग फ्रंट ब्रेन, सबसे छोटा भाग मिड ब्रेन। ठीक है, हम इसको छठी, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं और ये हमारे छठी इंद्रिय होती है ना। आपके हमारी कितनी इंद्रियां होती हैं? 5। कहते हैं छठी इंद्रिय हमारी कहां होती है? यहां। लेकिन विज्ञान के हिसाब से कहां होती है? यहां। कहां होती है? मिड ब्रेन में। फ्रंट ब्रेन क्या? बोलो। भगवान शिव को देखा है? जब बैठे रहते हैं वो अपने आसन में, एक यहां लाइट जलती है, एक यहां जलती है, एक यहां जलती है, अलग अलग टाइप की लाइट जलती है ना, वो इंद्रियां जल रही होती हैं। ठीक है। चलिए, हमारी ये कहते हैं त्रिनेत्र, भगवान की छठी इंद्रिय, यानी कि ये तो आंख हमारी क्या है? एक इंद्रिय है, और एक तीसरी आंख खुलती है, वो क्या कहते हैं? छठी इंद्रिय निकल गई उनकी। तो वही क्या है? नाम इसकी छठी इंद्रियां है। यह केवल आंख और नाक पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल। अच्छा, किसका देखेगी? ये किसको कंट्रोल करती है? आंख को और नाक को। आंख, नाक और कान। आंख और कान, ये 3 पर नियंत्रण रखती है। आंख, कान और नाक पर रखती है। वैसे बेसिकली आप याद कर लो, आंख और किस पर? देखने और सुनने की शक्ति कौन बताता है आपका? देखने और सुनने की शक्ति कौन बताता है आपका? मिड ब्रेन। ठीक है, नियंत्रण रखता है। कार्पोरा देखने के लिए। कार्पोरा किसके लिए? अच्छा, यही देखो, यही बात यहां पे बात आई गई है। कह रहा है कि यह केवल आंख और नाक पर नियंत्रित कर सकता है, और कार्पोरा का काम क्या है? देखने और सुनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। किसी को कोई दिख नहीं रहा तो आप आंखें छोटी करके देखते हो, ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है? मिड ब्रेन का कौन सा पार्ट? कार्पोरा। सुनाई नहीं दे रहा, कान लगा के सुनने चले जाते हो, कौन सा हिस्सा? कार्पोरा। ठीक है, ज्यादा तेज डीजे बज रहा, कान बंद कर लिया, दिमाग का कौन सा हिस्सा? कार्पोरा। ठीक है, को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका कार्पोरा का। ज्यादा बड़ा तो कुछ था नहीं। कार्पोरा का काम क्या होता है? देखने और सुनने में मदद करवाना, उसको कंट्रोल करके रखना। उसके बाद आता है सेरिब्रल का। यह ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखता है। हमारे दिमाग को हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखने का काम किसका होता है? आपका सेरिब्रल का। सेरिब्रल का काम है आपके ब्रेन को आपके स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखने का काम किसका है? सेरिब्रल का। ठीक है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखने का काम सेरिब्रल का। कार्पोरा का क्या काम? देखने में और सुनने में मदद करना, किसका काम? कार्पोरा का। चलिए, अब आते हैं हम लोग अपने पश्चिम मस्तिष्क में यानी कि हिंड ब्रेन पे। आप सबसे कहां चलते हैं? छोटे दिमाग पे, जहां पे आपका पीछे होता है ना, हम चलते हैं। कहते बचपन में होता है यहाँ थप्पड़ नहीं मारा, यहाँ छोटा दिमाग होता है, एकदम झन्ना आ जाता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपका दिमाग ओपन होता है, क्रेनियम से ढका नहीं होता है। आपका जो हिंड ब्रेन होता है ये आपका हल्का सा ढका खुला होता है। जब आपके पीछे थप्पड़ पड़ता है यहाँ पे, जैसे गुद्दी कहते हो, यहाँ पे जब थप्पड़ पड़ता है एकदम दिमाग झन्ना आ जाता है। क्यों? यहाँ मारोगे तो दिमाग नहीं झन्ना आएगा, यहाँ झटका दो पूरा एकदम झन्ना आ जाता है। वजह ओपन ब्रेन है, यहाँ पे ब्रेन ओपन है, इसी वजह से यहाँ पे छोटा दिमाग होता है, नहीं मारना चाहिए। ठीक है, हिंड ब्रेन के बारे में देखते हैं कैसा है। सबसे बड़ा भाग ब्रेन का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, सबसे छोटा सेरिब्रल, और सबसे बड़ा सबसे और बीच वाला सेरिबेलम। ये बेलन से याद रखिएगा, सेरिबेलम जो होता है ये बैलेंस करने के काम आता है। आप गिर रहे हो, इधर गिर रहे हो या इधर गिर रहे हो, बैलेंस करके चलते हो। आप ठोकर खा के फिर भी बच जाते हो, आपका क्या सही है? सेरिबेलम। दारू पी के चलता है, उसका क्या खराब हो गया? सेरिबेलम। दारू पी के चलने वाले का ब्रेन में क्या काम करना बंद कर दिया? सेरिबेलम वाले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। वो आराम से एकदम नाच करता हुआ चलता है रास्ते में। क्या खराब है उसका? सेरिबेलम, उसका बैलेंस खराब हो चुका है। यह ब्रेन का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। यह संतुलन बनाने में, आपका बैलेंस बनाने में और वॉलेंट्री मांसपेशियों पर नियंत्रण रखता है। हमारी मांसपेशी 2 टाइप की होती है, एक वॉलेंट्री होती है, एक नॉन वॉलेंट्री होती है। जो हमारे हिस्से से, जो हमारे हिसाब से काम करे वो वॉलेंट्री, जो मेरे हिसाब से काम ही ना करे नॉन वॉलेंट्री। जो मेरे हिसाब से काम करे वो वॉलेंट्री, जो मेरे हिसाब से काम ना करे नॉन वॉलेंट्री। मेरा मन कर रहा है, मैंने इस बोतल को उठा लिया, मन कर रहा है यहाँ छोड़ दिया, ये तो वॉलेंट्री हो गया। लेकिन मैं चाहूँ मेरा दिल धड़कने थोड़ी देर बंद हो जाए, हो सकता है? ऐसा काम जो मेरे चाहने पर भी बंद नहीं हो सकता वो नॉन वॉलेंट्री, जो मेरे चाहने पे हो जाए वॉलेंट्री। तो किसको कंट्रोल करता है ये? वॉलेंट्री मांसपेशियों पर, वॉलेंट्री मसल्स पे क्या करता है? कंट्रोल करता है। यह हमारी बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। आप कितना जल्दी जल्दी बोलोगे, कितना तेज तेज बोलोगे, कौन कंट्रोल कर रहा है?
आपका सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम क्या है आपका? कितना बोल रहे हो, कैसा बोल रहे हो। कोई तोतला के बोलता है, बीतला दे, क्या खराब है उसका? जवाब तो ठीक है, खराब क्या है उसका? सेरिबेलम उसका खराब है। हमारे बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अल्कोहल का जब हम अत्यधिक सेवन कर लेते हैं तब सेरिबेलम आपका खराब हो जाता है। ठीक है, आपका सेरिबेलम एकदम ऐसे चलता रहता है, वो सेरिबेलम खराब हो जाए। क्या चीज? हाँ, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल हिंड बिल्कुल बैक होता है। ठीक है, अच्छा, इसी का एक काम मेडुला ऑब्लंगाटा। यह एक बेलनाकार रचना होती है। यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है। हमने पढ़ा था जो फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में मेडुला पढ़ा था। यह मेडुला ऑब्लंगाटा जो होता है ये कहाँ होता है? यह एक बेलनकार आकृति होती है, ब्रेन के सबसे पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये खाना पचाने में, हृदय के धड़कने में, है ना, आहार नाल में पाचन यानी कि ऑसोफेगस में जो फूड जाता है वहां पे किस प्रकार से भोजन का डाइजेशन हो रहा है ना, और अनुकुचन को नियंत्रित करता है, यानी कि खाने पीने की चीजों को नियंत्रित कौन करके रखता है? आपका मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, खाना पीना, सांस लेना, दिल धड़कना, पेट में खाना पचना, खाना निकलना, यूरिन निकलना कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लंगाटा। चलिए अब देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में ये पता है कि ये बताओ थोड़ा सा क्या है? अगर आपने देखा होगा, है ना, यही एक भाग होता है किसका? किसका? ये तीसरे ब्रेन का भाग, यानी कि फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट पढ़े थे अभी? 2। ये इसका तीसरा पार्ट है। कौन सा? पोन्स पाउडर है, याद रखिएगा। पोन्स पाउडर होता है, क्या काम करता है? पोन्स पाउडर लगा के लोग चमकते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट बढ़ाते हैं। पोन्स का पाउडर लगा के इंसान ने थोड़ा सा मेकअप कर लिया और वो अपने महिला मित्र के साथ क्या कर रहा है? संपर्क साध रहा है। तो पोन्स का भी क्या काम होता है? संपर्क को साधना। किसके से संपर्क को साधना? तो मस्तिष्क के मध्य से संवाद करता है। ये होता कहां है? ये फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन में होता है। हिंड ब्रेन का कोऑर्डिनेट मिड ब्रेन से करने का काम किसका होता है? पोन्स का होता है। बीच में मीडिएटर का काम करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ठीक है, सहायता और क्या है? यह मेडुला को ऑब्लंगाटा की सहायता प्रदान करता है। भैया बेलम उसका खराब हो गया, थोड़ा देख लेना, चीजों को कंट्रोल करता है कौन? पोन्स। मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। अब हमारे पास, आप लोगों ने अभी तक केवल एक ही चीज पढ़ी होगी, हमारे पास तो एक ही दिमाग है। दुनिया कहती है लड़कियों के पास दिमाग ही नहीं होता, लेकिन दुनिया यही नहीं जानती कि इंसान के पास 2 दिमाग होते हैं। इंसान के पास दिमाग कितने? पहले दिमाग के कितने हिस्से? 3 के भी बहुत सारे पार्ट हैं, सब पढ़ कर आ गए हैं। अब पढ़ते हैं दूसरे दिमाग के बारे में, जिसको इंसान कहते हैं रीढ़ की हड्डी। इंसान अभी तक वो किसके नाम से जानता है? रीढ़ की हड्डी के नाम से जानता है, लेकिन हम उसे क्या पढ़ेंगे अब? स्पाइनल कॉर्ड, हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु। रीढ़ की हड्डी में यह व्यवस्थित होता, अव्यवस्थित नहीं, ये व्यवस्थित होता है बेटा। ये कैसा होता है? ये व्यवस्थित है, यानी कि कहां होता है? ये रीढ़ की हड्डी में। स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी होती है ये इसमें होता है। इसे सेकेंडरी ब्रेन भी कहते हैं हम लोग, ब्रेन का दूसरा। ठीक है, यह मस्तिष्क में जाने वाली सिग्नल को, पूरे बॉडी से जो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जा रही है, कौन लेके जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड लेके जा रहा है। अगर आपके दिमाग से बॉडी का कनेक्शन खटाना है, क्या काट दो? रीढ़ की हड्डी में से रीढ़ की हड्डी को काट दो, पूरे बॉडी से कनेक्शन खत्म। नियंत्रित करता है, अर्थात सिग्नल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ब्रेन से सिग्नल बॉडी में जा रहा है, किसके माध्यम से? स्पाइनल कॉर्ड से। और बॉडी से ब्रेन तक आ रहा है, किसकी मदद से? स्पाइनल कॉर्ड की मदद से। पूरे बॉडी से ब्रेन जाना और ब्रेन से बॉडी आना, सब कौन मदद कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, मेरु रज्जु यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन को देखो, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें बोला एक चाटा दो खींच के, तुम्हारी गर्दन ऐसी हो जाएगी, यानी कि आपने यानी कि मैं एक्शन कर रहा हूं और आपका क्या हो रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, तुरंत बाहर खींच लिया, रिफ्लेक्स एक्शन था। मैंने एक्शन करने के लिए कहा, आपने हाथ डाला और आपने तुरंत हाथ खींच लिया, रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? स्पाइनल कॉर्ड का। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? अच्छा, एक्शन को कंट्रोल करने का काम ब्रेन का, और रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम। कोई अच्छा लग रहा है,
किसका? बताओ, कोई अच्छा लग रहा है? ब्रेन का। लेकिन आपको पता है एक बार छू के निकल जाना है वरना पड़ जाएगा चाटा। तो कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन पहले से तैयार है ना, और वही कौन कंट्रोल कर रहा है? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है। जिस चीज से आपको डर लग रहा है, जिस चीज से आपको डर लग रहा है वो कहां जाएगा? जिस चीज से आपका डर लग रहा है वो स्पाइनल कॉर्ड में। भूत देख लिया, रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जब आप भूत देख लेते हैं आंखें खुल गई ऐसे ऐसे, क्या हुआ? रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है। आप जा रहे थे, जाते घुंघरू की आवाज, छन छन करके आवाज आई, तुरंत आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव हो गया। कुछ है रे, क्या एक्टिव हो गया? आपका स्पाइनल कॉर्ड एक्टिव हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन को वो कंट्रोल कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती हैं। जबकि अच्छा देखिए, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी नसें, बॉडी से दिमाग तक कितनी जोड़ी नसें आ रही हैं? 31 जोड़ी, यानी कि कितनी नसें होंगी? 62 नसें होंगी, जो कहां से? पूरे बॉडी से ब्रेन तक आ रही है। और फिर ब्रेन से निकलती हैं 12 जोड़ी नसें। कितनी नसें निकलती हैं? 24। और इतनी नसें हमारी कहां होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड में। कभी कभी इंसान की एक्सीडेंटल डेथ हो, एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी टूट जाती है यही हड्डी। हड्डी टूटने से इंसान की मौत नहीं होती। हाथ टूट जाएगा मौत हो जाएगी, पैर टूट जाएगा मौत हो जाएगी। टूटने से उसका क्या टूट गया? कनेक्शन ही खत्म हो गया। किससे? बॉडी से ब्रेन का कनेक्शन ही खत्म हो गया। स्पाइनल कॉर्ड उसका खत्म हो गया। रिफ्लेक्स एक्शन उसका खत्म, कंट्रोल करने का काम खत्म, रिफ्लेक्स एक्शन खत्म, उसके बॉडी से संतुलन खत्म, इंसान निपट गया। वैसी क्रिया जो अति शीघ्र और अनैच्छिक रूप से हो। मेरी इच्छा नहीं है पानी से हाथ निकालने की, लेकिन वो अपने रूप से हो जाए। मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं, देखो मैंने किसी को छुआ, मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा छूने से, मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं उसको हटूं, लेकिन मुझे पता है उसके दिमाग को, दूसरे ब्रेन को पता है हटना नहीं तो पिटेगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना? जल्दी निकल वहां से, एक बार छू और निकल जा। पता किसको है? सेकेंडरी ब्रेन को। तो वही कह रहा है कि ऐसी क्रिया, हमारी इच्छा तो नहीं होती है, हमारी इच्छा नहीं है कि हम वहां से हटें, लेकिन उसको पता है कि शरीर को नुकसान हो जाएगा, हट जा जल्दी, उसको शरीर को नुकसान हो जाएगा, आपको वहां से साइड हो जाना है। कौन बताता है? ये रिफ्लेक्स एक्शन। और कंट्रोल करने का काम किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। वैसी क्रिया जो अति शीघ्र हो, बहुत जल्दी हो। गर्म पानी में हाथ डालो तो आराम आराम से निकालते हो, झटके से निकाल दिया ना। करंट लगा आपको, झटके से एकदम हिल गए, छोड़ देते जल्दी से, हो जाता है। कोई चीज गर्म लग गई, जल्दी छोड़ दिया। चिमटा गर्म हाथ में पकड़ लिया, छोड़ दिया। वजह रिफ्लेक्स एक्शन। अति शीघ्र होती है और अनैच्छिक होती है, हमारी मर्जी से नहीं होता, हमारी मर्जी से नहीं होता के रूप में होती है, उसे प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे छींक आना, छी कंट्रोल कर सकते हो? छींक को कंट्रोल नहीं कर सकते। कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन। और क्या है? पलकों को झपकाना, तुम्हें फेंक के मारो, कोई चीज फेंक के मारो, पलक अपने आप झपक गई, तुम झपकाना चाह रहे थे। ऐसी काम बॉडी में होना जिसकी तुम्हारी मर्जी ही नहीं है, अपने आप चल रहा है बॉडी में, वो अपने आप चलो। तुम खाना पचाना चाह रहे हो, अपने आप पच रहा है, कौन कंट्रोल देख रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, है ना? जमाई लेना, एकदम नींद आ रही है आपको, किसका एग्जाम्पल? स्पाइन। कौन देख रहा है? अच्छा, लाट टपक जाना, किसी को देख, लाट टपक गई, मुझे खाना देखते देख लाट टपक रही, किसका एग्जाम्पल? कौन कंट्रोल कर रहा है? खाना देख के, किसी को देख के लाट टपक रही है, किसी को देख के लाट टपक रही है, स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा ठीक है, और क्या है? गर्म वस्तु पर हाथ पड़ जाना, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। अचानक हटा लेना, किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। किसी को पर्चा दे के भग जाना, किसका एग्जाम्पल? स्पाइनल। पता है अगर पिट जाएंगे, दिमाग को ये चीज पता है कि अगर जवाब मिला, पढ़ लिया, पर देंगे चाटा वहीं खींच के, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जिस भी चीज से तुम्हें डर लगी, सोडियम के साथ वाटर का रिएक्शन करने पर हमें पता है डाल के भग जाना है, नहीं वहीं रह गए तो फट जाएगा, वो भी फटेगा, साथ में हम भी फट जाएंगे। एग्जाम्पल किसका? रिफ्लेक्स एक्शन, जो हमारी कंट्रोल में नहीं होता। हम भगना नहीं चाहते हैं, बॉडी हमें भगा लेता है वहां से, हम भगना नहीं चाहते, बस कौन भगा लेता है? बॉडी उसे भगा लेती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, अब न्यूरॉन देखते हैं, न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं। तो न्यूरॉन जो तंत्रिका 3 प्रकार की होती है। तंत्रिका कितने प्रकार की होती है? न्यूरॉन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तीनों के बारे में देखते हैं तंत्रिका कितने प्रकार की होती है हमारी। चलिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखते हैं। यह तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, पूरे शरीर को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अंदर ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। यानी कि हमारे बॉडी में न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन कितने सिस्टम, 3 सिस्टम। पहला सिस्टम किसको कंट्रोल करता है हमारे पास, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। कौन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये मेन चीजों को कंट्रोल करती है। और मेन कौन है, सेंट्रल और स्टेट। तो याद रखिएगा इसको, हमारे बॉडी में 2 ही ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों का कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। उसके बाद हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह मस्तिष्क से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसों को मिलाकर बनता है। ये कौन सा, पेरिफेरल। बहुत सारी चीज देखो, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होता है, बहुत सारे रास्तों को मिला के क्या बनाता है, एक रास्ता बनाता है, उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल। यानी कि बहुत सारी नसों को मिला के एक ब्रेन सिस्टम बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तीसरा क्या है आपका, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं में से कुछ तंत्रिकाओं से मिलकर यह बनता है। इसका मुख्य रूप से 2 काम होते हैं, अनुकंपीय क्रिया और परानुकंपीय क्रिया। एक वो यानी कि एक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन। इसी को आगे देखते हैं क्या है। देखिए अनुकंपीय क्रिया क्या होती है। इस क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है हमारे पास, न्यूरॉन्स कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद देखिए सिंपैथिक फंक्शन देखते हैं। क्या देखिए क्या होगा, अनुकंपीय। इस क्रिया के अंतर्गत क्या होगा, हृदय की गति तेज हो जाएगी। आपने गए एकदम अंधेरे में, लाइट चली गई, आप जा रहे हो, एकदम छन छन की आवाज आई। अब छन छन की आवाज है तो ब्रेन एक्टिव हो गए, सारे स्पाइनल कॉर्ड भी एक्टिव हो गया और ब्रेन भी एक्टिव हो गया। अब कौन सा सिस्टम काम कर रहा है तुम्हारा, पेरिफेरल काम कर रहा है। यानी कि अच्छा पेरिफेरल काम कर रहा है, दूसरा काम कर नहीं, पेरिफेरल नहीं, ये काम है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ऑटोमेटिक ही काम होने लग जाएगा। ऑटो क्या है, ऑटोनॉमस वाले में क्या है, ऑटोमेटिक ही काम होने लग जाएगा। तुम्हें अगर डर लग गया, क्या हो जाएगा, तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, धक 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 बढ़ जाएगा। और क्या होगा, मुंह से लार, मुंह आपका सूख जाएगा भूत देखने के बाद। आपकी दिल की धड़कन बढ़ गई, क्या हो गया, मुंह से लार बनना, आंखें खुली रह जाएंगी, क्या हो गया, अरे हो क्या गया, ठीक है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हुआ क्या, आपको कोई महिला एकदम पसंद आ गई और आपको छू कर चलेगा, सारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, है ना। वही कौन काम करने लग गया आपके। जब भी रोंगटे खड़े हो जाएं तो समझ जाना बॉडी में कौन शुरू हो गया है, ऑटोमेटिक ही शुरू हो गया है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम शुरू हो गया है। पसीना आने लगेगा, तुम पसीना पसीना हो जाओगे, ठंड के मौसम में तो पसीना आएगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पैर थरथराने लगे, भूत आ गया, भूत आ गया, भागो, है। कौन सा सिस्टम काम कर रहा है तुम्हारा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। चलिए 2 टाइप का था। अच्छा इसके दूसरे में देखते हैं। अब है क्या है, परानुकंपीय क्रिया। इसका प्राथमिक कार्य होता है आराम। ये आराम से करो, एक काम होता है जो झटके से करो, भाई कुछ हो जाएगा आदमी को, पसीना निकालो, उसको लार मुंह बंद कर दो, एकदम पैर थरथराने लगे, कोई जागे, पैर उसके देख देख थन थन करके कम कुछ तो लोग जगेंगे, लेकिन ये कहता आराम से रहो। इसका प्राथमिक कारण होता है आराम से ऊर्जा का संरक्षण करना, रिलैक्स मोड पे रहो, मत भगो, आराम से चलो। और शरीर के कार्य को नियंत्रित करना है। इसके अक्सर आराम करो और पचाओ, यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, खिलाओ और प्रजनन करो। क्या है इसका काम, क्या होता है, रेस्ट करो और डाइजेस्ट करो, और क्या है, फील करो और ब्रीड करो। क्या क्या, खिलाओ और प्रजनन करो, खाओ और बच्चे पैदा करो, यही काम है इसका, ठीक है। फीड करो और ब्रीड करो। इसके अंदर मुख्य काम आते हैं क्या क्या काम, हृदय की गति को और रक्तचाप को कम कर गए, ये ब्लड सर्कुलेशन को खत्म कर देता है। जब आप सोते हो, रिलैक्स मोड पे गए, ब्लड सर्कुलेशन को डाउन कर देता है। दिन में ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव रहता है, रात में ब्लड सर्कुलेशन डाउन कर देता है। कहता है रिलैक्स मोड पे चले जाओ। और क्या है, कहता है रिलैक्स मोड पे तुम चले गए हो, अब खाना जल्दी जल्दी पचाओ। और क्या काम कर रहे हो, दिन भर तो वो आदमी चल रहा था, थक रहा था, लेकिन अब तो तुम आराम कर रहे हो, अब खाना जल्दी जल्दी पचाओ। पुतलियों को सिकोड़ देता है, आंखें बंद कर लो। नींद आपको खुली आंखों से नींद आती है, कभी नहीं आएगी। कैसे नींद आएगी, आंखें बंद करके पुतलियों को सिकोड़ देता है। लार और आंख के उत्पादन को उत्तेजन, लार क्या बताता है, लार को और आंख के उत्पादन, यानी कि आंख में से सुबह सुबह उठते हो तो यहाँ पे एकदम
कुछ कांच का टाइप रहता है, कचरा टाइप रहता है, दिन भर जितनी आंखों तुम्हें धूल मिट्टी गई वो किसके रूप में कन्वर्ट हो जाती है? कचरे के रूप में। वही देखो, लार बनाना और आंखों में कांच, क्या कहते हैं उसको, आंखों में जो निकलती है सुबह सुबह, कीचड़, उसको बनाने के लिए कहता बनाओ रे, आंखें साफ करो, अगले दिन फिर काम करना है। फेफड़ों की ब्रोंकियोलिस को सिकोड़ना, हमारे फेफड़ों की बिल्कुल एकदम फंडामेंटल यूनिट होती है ब्रोंकियोलिस, उसको सिकोड़ने का काम भी कौन करता है? आपका यही काम करता है, परानुकंपीय क्रिया करती है। ठीक है, अच्छा कहता है अब इंसान को टॉयलेट लग रही है, इंसान को वॉशरूम जाना है, भेजो भाई जल्दी, एक्टिव कर देता है, जा जल्दी वरना पथरी हो जाएगी, निकल जाएगी, पेट गिली हो जाएगी। कंट्रोल कौन करने का, यानी कि एक्टिव कर देता है। कभी कभी इंसान बिस्तर पे ही कर देता है, उसको फील आता है वाह क्या मजा, सुबह आके देखता है बिस्तर पे ही कर दिया। ठीक है, चलिए तंत्रिका के आवेग की संरचना कैसी होती है? अच्छा, तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम, आवेग यानी कि उसको आगे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सोडियम की, याद रखिएगा। तंत्रिका में आवेग संचरण के लिए सोडियम की आवश्यकता होती है। वैसी नसें जो आवेग यानी कि सिग्नल को, आवेग का मतलब होता है सिग्नल को आगे ले जाने तथा ले आने का काम करती है, उन्हें तंत्रिका या नर्वस कहते हैं। ठीक है, कौन, देखिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम कह सकते हैं वैसी नसें, कैसी नसें? वैसी नसें जो इंफॉर्मेशन को ले जा रही है और इंफॉर्मेशन को ला रही है, वैसी नसों को कैसी नसें कहते हैं? हम लोग नर्वस कहते हैं। और इन्हीं नसों के जब एक ग्रुप को क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और नर्वस सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 3 टाइप के होते हैं। देखिए क्या है, चालक और अपवाही तंत्रिका कोशिका यानी कि मोटर नर्वस सेल, मोटर नर्वस सेल। तीसरा है सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम और सेंसरी नर्वस सिस्टम, और क्या है? मिक्स नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये लंबे सबसे न्यूरॉन होते हैं या आवेग यानी कि ब्रेन से बॉडी तक। अच्छा याद रखिएगा, मोटर नर्वस सिस्टम क्या करता है? मोटर जमीन से पानी उठाता है और टंकी तक पहुंचाता है, तो इसका उल्टा याद रख लेना। ब्रेन एक मोटर है, यहां से इंफॉर्मेशन पूरे शरीर तक लेके जाती है, कौन? मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी से शरीर तक लेके जाती है। सेंसरी नर्वस सिस्टम क्या करती है? ये ब्रेन, अच्छा ये क्या है? पूरे बॉडी से इंफॉर्मेशन कहां लाती है? ब्रेन तक। क्या है वो? सेंसरी नर्वस सिस्टम। अब मिक्स नर्वस सिस्टम में क्या होता है? कुछ सेल इसमें मिक्स होता है, कुछ ला रही हैं और कुछ ले जा रही हैं, इस सिग्नल को ब्रेन से बॉडी तक और बॉडी से ब्रेन तक ले जाने का काम करती है, अर्थात ये दोनों ही काम करती है, इसलिए इसको मिक्स नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस मैंने बता दिया, नर्वस किसे कहते हैं? वैसी नसें जो इंफॉर्मेशन को लेकर आ रही हैं और लेकर जा रही है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? नर्वस कहते हैं। और ये कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की, एक ब्रेन से बॉडी जा रही है, एक बॉडी से ब्रेन आ रही है, और एक दोनों काम कर रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोटर नर्वस सिस्टम से याद हो जाएगा। चलिए, हमारा ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से मुझे लगता है कि मैंने पढ़ा दिया है। आपको लगता है कुछ रह गया है तो जरूर बता देना क्या चीज रह गई है। कुछ चीजें इस चैप्टर में रह गई हैं, जैसे कि प्लांट वाला हिस्सा रह गया है, प्लांट वाले हिस्से के लिए एक क्लास और ले लेंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू बहुत बढ़िया।